हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नू असाइनमेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट, जिसमें कि हम एमए सोशियोलॉजी का MPA 016 डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस जो सब्जेक्ट आपका वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स विद क्वेश्चन 1। बट उससे पहले मैं आपको वो PDF दिखाने वाली हूँ जो आपको इग्नू की तरफ से मिली हुई है, राइट। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी सेकेंड ईयर MA सोशियोलॉजी दिया हुआ है। ये आपको जुलाई 24 एंड जनवरी 25 स्टूडेंट्स एडमिटेड मतलब कि जब आपने एडमिशन लिया है, अगर आपने इन 2 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपको ये वाला जो आपका असाइनमेंट PDF है, ये वाली आपको असाइनमेंट PDF अटेम्प्ट करनी है। आपके टोटल सब 6 सब्जेक्ट्स हैं, आपने 4 सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे। उसके हिसाब से अगर आपने MPA 016 चूज़ किया है तो ये वीडियोज़ जो हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, राइट। तो इसमें आपको एक यहाँ पे डियर स्टूडेंट करके आपके लिए एक लेटर प्रोवाइडेड है, जिसमें कि ऑफ कोर्स आपको दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से असाइनमेंट सबमिट करने हैं, असाइनमेंट में क्या क्या है, आपको किस तरीके से जो अपना वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग जो अपनी आंसर राइटिंग है वो आपको करनी है। अब यहाँ पे एडमिशन साइकिल दे दी है कि आपको किस, अगर आप जुलाई 24 बैच के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 31 मार्च से पहले पहले अपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। सबमिट कहाँ करने पड़ेंगे? जो भी आपका स्टडी सेंटर आपको अलॉट किया गया है। अगर आप जनवरी 25 बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको 30 सितंबर को अपने जो असाइनमेंट है उससे पहले सबमिट करने पड़ेंगे। सो ऑफकोर्स जो जनवरी 25 बैच स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इनफ टाइम है, बट जो हमारे जुलाई 24 बैच के स्टूडेंट हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है। इसलिए जितने भी आपको सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको विद इन 3 to 4 डेज़ मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा आंसर राइटिंग करने के लिए। आप ये ले लीजिए कि आप हर एक असाइनमेंट के लिए एक एक दिन ले लीजिए आंसर राइटिंग का। एंड ऑफ कोर्स जो इससे पहले वाले सब्जेक्ट्स हैं उनकी तो वीडियोज़ मैंने डाल ही दी हैं, तो आप अभी से अपने आंसर राइटिंग करने लग जाइए। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका 31 मार्च है तो आप इसे 3-4 दिन पहले ही जो अपने असाइनमेंट है वो सबमिट कराइए, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, उन्होंने ये भी बताया कि आपको एक रिसिप्ट भी लेनी है स्टडी सेंटर से कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए। एंड उस रिसिप्ट को आपको अपने पास रखना है जब तक आपके जो मार्क्स हैं वो अपडेट नहीं हो जाते हैं, राइट। अब कुछ यहाँ पे टिप्स भी दिए हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है व्हेन यू आर राइटिंग असाइनमेंट। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो इग्नू सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने सिर्फ आंसर राइटिंग कर दिया, ओके ओके वेरी गुड। नहीं, इग्नू डज सी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएंगी। एंड वो सारी जो टिप्स हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली जो वीडियो अलग से मैंने बनाई है वहाँ पे मेंशन की। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर चेकआउट करना। अभी यहाँ पे आई बटन में भी आ रही होगी वो वाली वीडियो, एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। बट इफ़ यू स्टिल वांट द लिंक तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे असाइनमेंट से। तो यहाँ पे आपका असाइनमेंट दिया हुआ है MPA 016, राइट। तो आपका देखो 2 सेक्शन में आपकी जो क्वेश्चन है वो डिवाइडेड हैं। आपको क्या करने हैं, देर आर 5 क्वेश्चन दोनों सेक्शन के अंदर और आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 500 वर्ड्स में। तो ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, सबकी वर्ड लिमिट सेम रहेगी, सबके जो मार्क्स है वो सेम रहेंगे। बट क्या ज़रूरी है यहाँ पे 2 सेक्शन में क्यों डिवाइडेड है? क्योंकि आपको दोनों सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चन पिक करने हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पिक एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, सॉरी ईच सेक्शन। तो एटलीस्ट यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज आपको 2 सेक्शन तो एक से पिक करने ही है, 2 क्वेश्चन एक सेक्शन से, बट रिमेनिंग 3 आपको एक से करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ से 2 पिक किए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पिक किए, कोई भी आप पिक कर सकते हो। आपने 4th 5th यहाँ से पिक कर लिया, यहाँ से आपने 7th और 9th पिक कर लिया, अब रिमेनिंग 1 क्वेश्चन, अब वो अप टू यू, चाहे तो आप यहाँ से पिक करो या यहाँ से पिक करो। तो एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन पिक करने, दूसरे सेक्शन से 3 क्वेश्चन पिक करने। दैट इज़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो आप एक ही क्वेश्चन, एक ही सेक्शन के सारे क्वेश्चन लिखाएं, सो यू विल लूज 2 क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपने 3 क्वेश्चन जो आपका चेक करेंगे असाइनमेंट वो ये मान के चलेंगे कि आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, 2 रिमेनिंग क्वेश्चन सेक्शन 2 के वो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, तो 40 मार्क्स तो आपने यहीं पे लूज कर दिए।
बाकी जो 60 मार्क्स में से जो बेस्ट पॉसिबल मार्क्स होगा वो देन फिर जो चेक करेंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी, और यही मेरा मोटिव था आपको ये पीडीएफ दिखाने का, क्योंकि पीडीएफ कई बार ही मिस कर देते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो रीड नहीं करते। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी बेसिक थिंग। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन 1 से, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट का हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होती क्या है। तो डिसेंट्रलाइज मतलब कि सेंटर से हटा के डेवलपमेंट को जब हम ट्रांसफर कर देते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर सेंटर से हटा के लोकल गवर्नमेंट्स को, कम्युनिटीज को, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो इंश्योर की जाती है कि इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं लोकल नीड्स को एड्रेस करने के लिए, पार्टिसिपेशन प्रमोट हो जाता है लोकल लेवल पे, और जो एक बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा देखी गई है गवर्नेंस को और भी ज़्यादा एफिशिएंट, इफेक्टिव, रिस्पॉन्सिव और इंक्लूसिव बनाने में। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो क्या है डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट के पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। जितनी भी डिसेंट्रलाइजेशन है वो अलाउ कर देती है लोगों को लोकल लेवल पे कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है और डेवलपमेंट और भी ज़्यादा पीपल सेंट्रिक हो जाती है। जो लोकल गवर्नमेंट है उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी कम्युनिटी की नीड जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन पॉलिसीज़ को फिर उन नीड्स के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंचायती राज सिस्टम की बात करो इंडिया के अंदर, तो उसने विलेज काउंसिल्स को और भी ज़्यादा पावर की है कि वो विलेज की जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज अच्छे से कर सके और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लोगों की नीड के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सके। सेकेंड इज़ फास्टर एंड एफिशिएंट गवर्नेंस। जब डिसीजन लिए जाते हैं लोकल लेवल पे तो इम्प्लीमेंटेशन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इससे क्या है, जो ब्यूरोक्रेटिक डिले होती है गवर्नमेंट ऑफिस में, जितने भी डिले होती रहती है वो कम हो जाते हैं। पॉलिसीज़ स्पेसिफिक रीजनल चैलेंजेस के अकॉर्डिंग एड्रेस की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर केरला के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ प्लानिंग हुई है, आई है, उससे क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है, जिसकी वजह से जो हेल्थ पॉलिसीज़ है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, वो और भी ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई हैं रूरल पॉपुलेशन के लिए। थर्ड इज़ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो सेंट्रलाइज डेवलपमेंट ने कई बार ये देखा गया है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, रीजनल डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं, जहाँ पे जो मेजर सिटीज़ हैं उन्हीं को बेनिफिट हो रहे हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हुआ, डेवलपमेंट अक्रॉस अर्बन और रूरल एरिया स्प्रेड हो गई है, राइट। तो उससे क्या है, रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस्ड तरीके से देखी जा रही है। बड़ी बड़ी सिटीज़ को भी बेनिफिट हो रहे हैं एंड छोटे से छोटे गाँव को भी बेनिफिट मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेट लाइक तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा एम्पावर्ड लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास, जिसकी वजह से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला है छोटे से छोटे छोटे टाउन्स और विलेजेस के अंदर भी। फोर्थ इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो लोकल गवर्नेंस इंश्योर करती है कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो अकाउंटेबल रहे उनके लोगों के लिए, जहाँ पे एक ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिलती है। करप्शन उससे कम हुआ है काफ़ी हद तक। फॉर एग्जांपल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ हुआ है उन लोकल अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन करने के लिए जो में भी करप्शन कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ इज इम्प्रूव्ड पब्लिक सर्विसेज। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम ने बेसिक सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, इन सबको भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है, जहाँ पर उन्होंने लोकल रिक्वायरमेंट्स जो है लोगों की उनको कंसिडर किया है। फॉर एग्जांपल रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो कि लोकल पंचायत्स मैनेज करती थी वो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखे, जो कि सेंट्रली मैनेज स्कीम के अंदर आ रहे, rather than लाइक जो सेंटर मैनेज कर रही थी उनके कंपैरिजन में जो लोकली जो प्रोजेक्ट्स मैनेज किए जा रहे थे उनकी जो सक्सेस रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ना सिक्स्थ आएगा प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन। तो डिसेंट्रलाइजेशन ने काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, वेदर दैट इज़ एससी, एसटी या फिर विमेन, उनका काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रेटर रोल देखने को मिला है डिसीजन मेकिंग पावर में। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन देखने को मिली है विमेन के लिए पंचायती राज के अंदर, जिसकी वजह से एक इंक्रीज पार्टिसिपेशन विमेन का हुआ है गवर्नेंस के अंदर, जहाँ पे पॉलिसीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आई हैं विमेंस इशू को फोकस करते हुए। ना चैलेंजेस क्या हैं, अभी तो हमने पॉजिटिव बातें की, लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस। तो फर्स्ट चैलेंज जो बहुत बड़ा आता है दैट इज़ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ हैं वो इवेंचुअली डिपेंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही रहती है फंड्स के लिए, जिसकी वजह से जो उनकी एबिलिटी है
वो कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाती है, एंड वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी जो ग्राम पंचायत है वो स्ट्रगल करती है वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज उनके पास बजट ही नहीं है। दे हैव वेरी लेस बजट एलोकेशन जो भी उनको वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी है उनके अकॉर्डिंग। सेकेंड इज़ अनइक्वल कैपेसिटी एंड एक्सपर्टीज़। हर किसी लोकल गवर्नमेंट के पास स्किल पर्सनल या फिर एक्सपर्टीज नहीं है गवर्नेंस के अंदर, जो कि उनकी क्वालिटी जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की उसको अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फेल हो जाती है अर्बन प्लानिंग को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए बिकॉज उनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं है। थर्ड इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। लोकल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर फेस करती है हायर अथॉरिटी से, जिसकी वजह से बायस डिसीजन मेकिंग भी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट्स कई बार इंटरफेयर करते लोकल गवर्नेंस के अंदर, जिसकी वजह से जो ऑटोनॉमी है म्यूनिसिपल बॉडीज़ की वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। फोर्थ इज करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। जब प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस में अगर करप्शन रहेगा और मिसयूज रहेगा फंड्स का, तो वहाँ पे एक तरीके से मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। और जो फंड्स हैं, पहली बात तो फंड्स की एलोकेशन नहीं हो रही है, बट फंड आ भी रहे हैं तो करप्शन हो रहा है, तो वो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट के केसेस आए थे ड्यूरिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा, और जो उसकी रिपोर्टेड थी वो भी ये था क्योंकि उसके ऊपर जो मिसमैनेजमेंट थी और जो करप्शन था वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे हमने चैलेंजेस की भी बात की एंड व्हाट आर द पॉजिटिव साइड या फिर व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग साइड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट डेवलपमेंट, वो हमने दोनों में यहाँ पे इस आंसर में बात की। नाउ इसी के साथ हम अपने आंसर को एंड करेंगे ये कहते हुए कि जो डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट है उसने डेमोक्रेसी को काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन किया है, लोकल गवर्नेंस का जो काम है उसको इम्प्रूव किया है और सर्विसेज को और भी ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया है लोकल लेवल पे। हावेवर जो इसकी सक्सेस है वो डिपेंड करती है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन जो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है वो प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डेवलपमेंट हर एक कॉर्नर तक रीच करे तो जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए विद सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट के बारे में जाना, उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेट मी नो कि आपके हिसाब से जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव ज़्यादा है या फिर नेगेटिव ज़्यादा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं क्वेश्चन एंड करती हूँ। अगर आपको हेल्प हो रही है मेरी वीडियोस के माध्यम से अपने असाइनमेंट मेकिंग में या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।